वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गैस एक्सचेंज, चैप्टर 14। आपकी बायोलॉजी की बुक का लास्ट चैप्टर ये, और हमारे इसके बाद तकरीबन 2 चैप्टर रह जाएंगे बस। व्हाट इज़ रेस्पायरेशन? देखिए, गैस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन में ज़रा बच्चों को मसला होता है, और मैट्रिक क्लास में आप पढ़ के आए कि मेजर डिफरेंस क्या होता है गैस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन का। तो जो रेस्पायरेशन होती है इसको हम नाम देते हैं कि अगर आपकी बॉडी में जो सेल्स में ग्लूकोज पड़ा हुआ है या वो एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, और टूटने के बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होगा यानी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो इस अमल को हम नाम देंगे रेस्पायरेशन का। और आप जानते हो रेस्पायरेशन 2 टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक वो होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, और एनारोबिक वो होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है यानी एब्सेंस में होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके बरअक्स क्या चीज़ है? गैस एक्सचेंज है। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, इस गैस एक्सचेंज को आप वेंटिलेशन भी कह सकते हो एक तरह से। उसकी वजह क्या है कि अगर आपकी बॉडी में जितना अमाउंट गैस का आ रहा है और वो गैस कितनी एक्सचेंज हो रही है, बिकॉज हमारे जो लंग्स हैं वो परमेबल हैं कि ऑक्सीजन गैस को ले लें, ट्रैप करें, बाकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में मौजूद है उसे दोबारा से क्या कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है ना। तो गिव एंड टेक वाला सिलसिला चलता रहेगा। अभी गिव एंड टेक से क्या मुराद है कि अगर हम ऐसे मीडियम में मौजूद हैं, हम सांस ले रहे हैं, गैस एक्सचेंज है ना, तो होता क्या है हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजन यानी गैस आ रही है। अब हमारी नेजल कैविटी से गैस होते हुए हमारे लंग्स के पास जा रही है, लेकिन हमारे लंग्स खाली ऑक्सीजन गैस को क्या है लेने के आदी हैं या परमेबल हैं, बाकी और गैस हमारे बॉडी में नहीं आएगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन निकल के कैसे आती, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर, एयर तो एक मिक्सचर है ना गैस का। तो क्योंकि होता क्या है हमारे बॉडी में नेचुरल फिनोमेना चल रहा होता है या डेंसिटीज का फर्क होता है गैसेस की, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन जो होती है वही परमेबल होती है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स कैप्चर करते हैं उनको। तो जैसी ऑक्सीजन गैस आती है तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को ट्रैप करके गैस एक्सचेंज करते हैं। किसके लेवल के ऊपर? एल्वुलाई के लेवल के ऊपर। मैं बताऊंगा आपको कैसे होती है गैस एक्सचेंज इस पूरी डायग्राम में। और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे दोबारा से बाहर निकाल दिया जाता है यानी विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम नाम देते हैं गैस एक्सचेंज का। लेकिन रेस्पायरेशन क्या, मैंने बता दिया कि अगर ग्लूकोज बॉडी में मौजूद है, अगर वो एब्सेंस या प्रेजेंस में टूट रहा है ऑक्सीजन की, तो उसे आप नाम दोगे रेस्पायरेशन का। और 2 टाइप की होती है, एरोबिक और एनारोबिक, सही है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि रेस्पायरेशन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है, सही है। ये बड़ी एक मशहूर ज़माना इक्वेशन है कि अगर आप ग्लूकोज को लो, अगर आप इस ग्लूकोज को लो, तो ये ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है तो इस अमल को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन का। और कन्वर्ट किस में होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड वाटर के अंदर। देन कुछ 36 मॉलिक्यूल निकलेंगे एटीपी के। व्हाट इज एटीपी? चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप पढ़ के आए हुए हो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो 36 एटीपी निकलते हैं। तो मेन हमारा मुद्दा क्या है या मेन वजह क्या है, जो ग्लूकोज टूट रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलने के बाद क्या मिल रहा है, साथ साथ 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जो कि सेल, क्योंकि आप जानते हो हमारी बॉडी में क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आया बायोएनर्जेटिक्स, उसमें पढ़ा चुका हूँ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। वहाँ लिखा हुआ था कि एक एनारोबिक पाथवे होता है, एक एरोबिक पाथवे होता है। देन जो ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिल रहा होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा होता है, दैट इज पायरुविक एसिड, वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पे क्या होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, उसको दोबारा तोड़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्रैब साइकिल चल रही होती है, वहाँ देखा होगा आपने, ऐसा ही है ना। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। 3 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट, ऐसा ही है, या एसिटाइल कोलिन कह लो आप। आ रही बात समझ? तो ये रेस्पायरेशन का मेन मुद्दा ये होता है। रेस्पायरेशन और गैस एक्सचेंज बिल्कुल अपोजिट है, अलग अलग चीज़ें। इन दोनों के बारे में ब्रीफली बता चुका हूँ क्या होता है, सही है। ये मसला यहाँ तक। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर रेस्पायरेशन और गैस एक्सचेंज अलग अलग है, तो यहाँ पे रेस्पायरेटरी सरफेसेस या यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस एक्सचेंज या फिर गैस एक्सचेंज सरफेस क्यों नहीं लिखा हुआ? तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि जब तक हमारी बॉडी में
जो गैस एक्सचेंज होती है इसी की वजह से रेस्पायरेशन हो रही होती है। जैसी गैस एक्सचेंज होती है तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। अगर अदरवाइज हमारी बॉडी में अगर गैस एक्सचेंज ना हो तो कभी भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। ऐसा ही है, अगर हमारी बॉडी में, मैं कहता हूँ, गैस एक्सचेंज ना हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या स्टार्ट होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, बल्कि कौन सी वाली होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और आप जानते हो जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेंटेशन होती है। ऐसे ही है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। अगर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म होना स्टार्ट हो गया लिवर में, मसल्स में, तो हमारे मसल्स, लिवर के या कह लो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो फटीक हो जाएंगे। लिवर सेल्स या जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? फटीक, फटना स्टार्ट हो जाएंगे, थकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास क्या होती है? आप भागना स्टार्ट कर दो, जैसे ही आप भागोगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही होगी सही तरह। आप सांस तेज लोगे तो आपकी बॉडी में ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी ना प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, जिससे क्या होगा? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन तो नहीं आ रही लेकिन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लग जाएगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपके मसल्स, आप थक जाओगे। आप भागते भागते एक टाइम आएगा आप थक जाओगे, बोलोगे बस। ठीक है ना? तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इसकी, गैस एक्सचेंज की और रेस्पिरेशन की। ये दोनों अलग अलग फिनोमिना हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी बॉडी में गैस एक्सचेंज ना हो तो कभी भी रेस्पिरेशन नहीं होगा। सही है? मिसालें दी मैंने, समझ आई आपको सारी? आप देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस कौन कौन सी हैं। देखिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है जो कि नोस्ट्रिल कहा जा रहा है, और हमारी बॉडी में ग्रेडियंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्रेडियंट बना हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, एनवायरमेंट में ज़्यादा है। एनवायरमेंट के अंदर हमारी बॉडी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है ऑटोमेटिकली और ऑक्सीजन बॉडी में आती है। इसे हम नाम लेते हैं डिफ्यूजन का। इसका और एक ग्रेडियंट बना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? जहाँ चीज़ कम है वहाँ आ जाए और जहाँ चीज़ ज़्यादा है वहाँ से मूव कर जाए कम वाली जगह के ऊपर। इसको हम नाम लेते हैं डिफ्यूजन का। और गैस क्या कर रही होती है? गैस बड़ी रैपिडली डिफ्यूजन का फिनोमेना परफॉर्म कर रही होती है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल आपने पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर दूर दूर होते हैं, तो ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, रैपिडली मूवमेंट होती है इनकी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो ये आपका समझ आ गया होगा आपको कि वेंटिलेशन में गैस एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है। वेंटिलेशन या कह लो गैस एक्सचेंज एक ही बात है, और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है बता दिया मैंने। नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस? क्या होनी चाहिए भाई? आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। दैट इज नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी। ऐसा ही है, गीली होती है नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स। परमिएबल होनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन गैस को कैरी कर सके। तीसरी चीज, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए नोस्ट्रिल्स का। लार्ज नोस्ट्रिल्स के जरिए जितनी भी गैस अंदर लाई जा रही है वो एल्वुलाई में जमा होती है। तो हमारी बॉडी में मिलियन या ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्वुलाई मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं? एयर को फिल करते हैं अपने अंदर। सही है? देन सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ऐसा ब्लड सप्लाई आगे बताऊंगा आपको। इस एल्वुलाई के अराउंड बहुत सारी क्या मौजूद होती है? इस एल्वुलाई के अराउंड बहुत सारी ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, जिससे क्या होता है? रेगुलरली या कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है? गैस एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीजन दी जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही होती है। ठीक है ना? देन इसके अलावा डिफ्यूजन का ग्रेडियंट होना चाहिए कि गैस अगर हमारी बॉडी में आ रही है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अगर कम होगी तभी बाहर से अंदर आएगी, और अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तभी वो अंदर से बाहर जाएगी, ज़्यादा से कम तरफ जाएगी। ठीक है ना? इसे हम नाम देते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट का। आई बात समझ यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आप आ जाएं कि एक छोटी सी डायग्रामेटिक व्यू दिया है आपको मैंने, कि आप समझ जाइए हमारा एल्वुलाई है। ये एल्वुलाई होता है माइक्रोस्कोपिक, हमारे लंग्स में मौजूद होता है। ये कैसा होता है? ये माइक्रोस्कोपिक, दिखता नहीं है। मिलियन या ट्रिलियंस ऑफ होते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्वुलाई मौजूद होते हैं। ठीक है ना? अगर एक है तो एल्वुलस, अगर ज़्यादा है तो एल्वुलाई। ये एल्वुलाई के अराउंड क्या होती है? बहुत सारी ब्लड की सप्लाई मौजूद होती है, वेसल्स मौजूद होती हैं। होता क्या है? जैसे ही इसमें ऑक्सीजन गैस आती है
तो इस आर्टरी को ये ऑक्सीजन दे दी जाती है। क्या होता है? इस आर्टरी को ये ऑक्सीजन गैस, बिकॉज आर्टरी के अंदर आप जानते हो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसा क्यों होता है इसके पास? उसकी वजह मैंने बताई आपको कि ऑक्सीजन ये आर्टरी कैरी कर लेती है इस एल्वुलाई से। एक्सचेंज कैसे होता है? अब सवाल पैदा होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज ब्लड के अंदर आपकी बॉडी का मीडियम है, ब्लड में कम है, लेकिन यहाँ पे एल्वुलाई में ज्यादा है। तो कहाँ से कहाँ जाएगी? ज्यादा से कम में जाएगी। ज्यादा कहाँ एल्वुलाई में मौजूद है और कम कहाँ है? इस आर्टरी में मौजूद है। तो ज्यादा से कम की तरफ डायरेक्शन होगी इस गैस की। आई बात समझ? सिमिलरली क्या होगा, आपकी बॉडी में ये जो वेन्स मौजूद है, इस वेन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके एल्वुलाई में जाएगी। अच्छा, अब बच्चे सवाल करते हैं, क्या गैस मिक्स नहीं होगी? ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ गैसेस, ये कभी मिक्स नहीं होंगी गैसेस, ठीक है ना। और ये आपके लेवल की बात नहीं है कि गैस मिक्स नहीं होती, ये नहीं होती है, वैसे सवाल बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है वो इस वेन से निकल के कहाँ आ जाएगा? इस एल्वुलाई में आ जाएगा। और इस, क्योंकि आप जानते हो हमारी बॉडी में जब गैस एक्सचेंज हो रही है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कम है ब्लड में, मीडियम में, बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वुलाई में कम है, ब्लड में ज्यादा है। तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ये इस हमारे मीडियम यानी ब्लड से कहाँ मूव कर जाएगा? हमारे एल्वुलाई में मूव कर जाएगा। और हम, आपने सुना होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है और जितना भी आर्टरी का नेटवर्क मौजूद है उसे ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है? जितना भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उस गैस को एक्सपायरेशन के जरिए क्या होता है? वो एक्सचेंज होती है, हमारे मीडियम से कहाँ आती है? एल्वुलाई में आती है, और दोबारा बाय द हेल्प ऑफ एक्सपायरेशन हमारी बॉडी से एस्केप आउट हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फिनोमेना हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? गैस एक्सचेंज हो रही होती है। देख, सिंपल सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी किसकी? गैस एक्सचेंज की। आई बात समझ? यहां तक कोई मसला? यहां तक नहीं? तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ठीक है ना, क्या कह लो आप, ह्यूमन का। तो मेन कंपोनेंट्स क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है ना, एक तो आपकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, देन आपकी नेजल कैविटी, आपकी नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के बाद क्या आता है आपका? एसोफेगस। इसको नेजल कैविटी या नेजल पैसेज भी कह सकते हो आप। एसोफेगस आता है आपका, हालांकि इसको हम नाम देते हैं, ठीक है ना। अब एसोफेगस के बाद यहाँ आके जगह चेंज हो जाती है। एक तो एसोफेगस खुलता है किसके अंदर? स्टमक के अंदर, और यही एसोफेगस का एक और रास्ता जा रहा होता है पीछे, इसको आप क्या नाम दे रहे होते हो? ट्रैकिया का। इस एसोफेगस लाइक दैट ऐसा होता है। अगर ये आपकी खाने की नाली है एसोफेगस, तो ये किसकी होगी? ट्रैकिया, सांस की नाली होगी। तो होता क्या है, यहां पे लगा होता है एक अदद कैप। क्या लगा होता है? एक अदद कैप लगा होता है, जिसे हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। किसका? एपिग्लॉटिस का। ये कैप की तरह काम कर रहा होता है। जैसे हमने खाना खाना होता है ना, तो ये हमारी सांस की नाली पे आगे यूं बैठ जाता है, ट्रैकिया पे आगे यूं बैठ जाता है इसका। और जैसे हम सांस जब लेते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं, ऊपर ऊपर हो जाता है इस तरह से। सही है? जब ऑक्सीजन आएगी, मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से आएगी तो ये ऊपर हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन बाहर से आएगी तो ये बैठ जाएगा यूँ, ठीक है ना। तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट होती रहती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह मूवमेंट होती रहती है इसकी। इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। सही है? देन आता है ब्रंकस। ये ट्रैकिया डिवाइड होता है दो हिस्सों में, इसको हम नाम देते हैं ब्रंकस का। सही है ना? देन ये ब्रंकस टूटता है ब्रंक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? ब्रंक्यूल्स के अंदर। अभी ब्रंक्यूल्स क्या होती हैं? जब ब्रंकस लंग्स में एंटर कर जाता है तो उसे हम नाम देते हैं ब्रंक्यूल्स का। और ये बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है ब्रंकस अपनी, इसलिए कहा जा रहा होता है ब्रंक्यूल्स। देन आपके पास दो लंग्स आते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। लेफ्ट लंग के जो है ना, आपके पास जो लेफ्ट लंग होता है, भाई अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं तो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट होगा। इस लेफ्ट लंग के दो लोब्स होते हैं। पहले वाले को आप नाम देते हो सुपीरियर लोब का। सुपीरियर मतलब होता है, ये एनाटॉमिकल टर्म्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपीरियर? मतलब ऊपर, टुवर्ड्स हेड। और
इसका नीचे वाला होता है लोब, एक कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर लोब का। ये भी एनाटॉमिकल टर्म है, एनाटॉमिकल टर्म या एनाटॉमिकल टर्म जिसको आप नाम देते हो। इंफीरियर का मतलब होता है डाउन दी हेड, नीचे की तरफ, आपकी पेल्विस रीजन में, ठीक है ना, या एब्डोमिनल रीजन की तरफ, नीचे की तरफ। तो इंफीरियर मीन्स नीचे, सुपीरियर मीन्स ऊपर, सही है। इस तरह अगर आप बात करते हो राइट लंग की, तो ये राइट लंग टूटता है 3 हिस्सों में। एक होता है सबसे ऊपर वाला लोब, कहलाता है सुपीरियर लोब। देन बीच का लोब कहलाता है मिडल लोब, ये लिखा हुआ, अब जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे खाली ML लिख दिया है। और सबसे नीचे वाला लोब कहलाता है IL, इंफीरियर लोब, सही है। आई बात समझ यहाँ तक? तो ये समझ आ गया पूरी कॉम्पोजिशन इसकी, राइट लंग की और लेफ्ट लंग की। देन ये जो ब्रंकियोल्स होती हैं, ये आगे जाके एयर या सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एल्वियोलस, अगर सिंगल है तो, अगर ज्यादा है तो एल्वियोलाई, उन्हें हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का। तो एयर सैक या एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देयर आर मिलियन या ट्रिलियंस इन नेचर, इन नंबर्स, या मिलियन या ट्रिलियंस होंगे नंबर्स के अंदर, अनगिनत, सही है। तो फाइनली क्या होता है, गैस आई, गैस आते आते कहाँ गई, हर एक एल्वियोलाई में एंटर कर गई, या हर एक एल्वियोलस में एंटर कर गई, ठीक है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। अब क्या होगा, वही फिनोमेना यहाँ वाला होगा, ऑक्सीजन दी जाएगी, गिव किया जाएगा, एंड टेक, गिव एंड टेक वाला मामला चलेगा, गिव टेक, दो और लो, सही है ना। आई बात समझ? तो ये जो मैंने पूरा फिनोमेना समझाया था आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, कि किस तरह गैस एक्सचेंज होगी, उस तरह से भी यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। आई बात समझ? तो ये कुछ मेन कॉम्पोनेंट्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये ह्यूमन कहलाता है, कह लो आप, ठीक है ना। मेल फीमेल दोनों में सेम है ये। तो मसला यहाँ तक कितने मिनट की बनी है?